हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 भारतीय वन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उत्तक। तो हम लोग इस चैप्टर के आज की इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट का हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम सारे चैप्टर का आपको अति लघु उत्तरीय करा कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपका लघु उत्तरीय और उसके बाद फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कराएंगे। अगर इस पर आप लोगों को कुछ कमेंट करना है, इस पर आप कुछ लोगों का सुझाव देना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को देखते हैं, सोल्व करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे ताकि आंसर लिखने में हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें पूछा गया है कि एक पादप उत्तक का नाम बताएं। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि पादप उत्तक का मतलब कह रहा है जो पेड़ पौधों से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक पादप उत्तक का नाम बताइए। तो आप तो इजीली इसको बता सकते हैं, कुछ भी, जैसे विवज्योतकी उत्तक हो गया जो पादप उत्तक का है, तो उसमें आप बता सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा विवज्योतकी उत्तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो देखिए जड़ के जो शीर्ष है उस पर शीर्षस्थ विवज्योतकी उत्तक पाया जाता है। तो आप यहाँ इसको राइट बनाएंगे, शीर्षस्थ विवज्योतकी उत्तक। और आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर में 58 क्वेश्चन शायद है, तो आप 58 क्वेश्चंस का उत्तर आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में पूछा गया कि सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। चलिए सरल उत्तक के दो उदाहरण देते हैं। जैसे कि एक नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मृदुत्तक, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग अलग से नाम बोलते हैं पेरेनकाइमा। एक और इसका नाम है स्थूलकोन उत्तक, या इसका सेकंड नाम है कोलेनकाइमा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया सरल उत्तक और ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन आता है कि इस उत्तक की कोशिकाएं जो हैं सदा विभाजित होती रहती। विभाजित का मतलब है कि सदा मतलब वो टूटते फूटते रहता है, बढ़ते रहता है। वो कौन सी कोशिकाएं हैं और वो कौन सी उत्तक की कोशिकाएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? विवज्योतकी उत्तक। विवज्योतकी उत्तक एक ऐसा उत्तक है जिसकी जो कोशिकाएं हैं वो सदा विभाजित होते रहती हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि विवज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। देखिए जो विवज्योतकी उत्तक है इसको हम लोग जो विभाजित आधार पर जो विभाजित करते हैं वो स्थिति के आधार पर इसको विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे स्थिति के आधार पर कहने का मतलब क्या है कि वो किस कंडीशन में, किस स्थिति में है, उस स्थिति के आधार पर विवज्योतकी उत्तक को विभाजित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे है शीर्षस्थ विवज्योतकी उत्तक, तो कौन से जगह पे होगा? शीर्ष पर होगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग स्थिति के आधार पर विवज्योतकी उत्तक को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। तो कौन सा वो उत्तक होगा? तो आपका मृदुत्तक या पेरेनकाइमा होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा मृदुत्तक या पेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि दो उत्तकों के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। यांत्रिक सहायता कहने का मतलब पेड़ को अंदर से वो सहारा प्रदान करता है, चाहे वो खड़ा रहने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, या अन्य सारे जो क्रियाएं हैं उनसे रिलेटेड करने के लिए। तो वो कौन सा उत्तक दो होगा? तो एक तो आप स्थूलकोन उत्तक लिख सकते हैं यहाँ पे, सेकंड आप लिख सकते हैं दृढ़ उत्तक। तो ये आपका दो उत्तक ऐसे हैं जो पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि वैसे मृदुत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल किस लिए पाया जाता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, या आपने जाना होगा प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? हरित उत्तक, या इसको एक और नाम है आप बोल सकते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोल सकते हैं? क्लोरेनकाइमा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा गया है कि किस उत्तक के कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? स्थूलकोन उत्तक। तो आप इस प्रश्न का आंसर समझ पाए होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है नारियल रेशा किस उत्तक का बना होता है।
आप लोग इजिली इसको देख पाते होंगे। नारियल अपने घर में जो नारियल आता है, छिलका वाला नारियल की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो जो नारियल का रेशा होता है वो किस उत्तक का बना होता है? इसका राइट आंसर बनेगा दृढ़ उत्तक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा गया है कि मृदुत्तक कोशिकाओं की दो विशेषताएं को लिखिए। तो मृदुत्तक कोशिकाओं की दो विशेषता कौन कौन सी है? एक तो विशेषता ये है कि ये जीवित होता है, यानी ये मरा हुआ नहीं होता है, और इसका जो आकार है वो अनियमित आकार का होता है, कोई आकार इसका फिक्स नहीं होता है। सेकेंड हमने क्या यहाँ पे लिखा है कि ये जो कोशिकाएं हैं वो हर पौधे के हरे भाग में भोजन का निर्माण करता है। तो पौधे के हरे भाग में कौन सा होगा? पत्तियां। बाकी यहाँ पे ये भी विशेषता है कि ये गोलाकार अंडाकार होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मृदुत्तक कोशिकाएं होती हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये जीवित होता है और इसका आकार फिक्स नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। और ये जो कोशिकाएं हैं मृदुत्तक, इसमें भोजन का निर्माण होता है, और भोजन का निर्माण खासकर कहाँ होता है? तो ये पत्तियों में होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत से बच्चे का मन में डाउट होगा क्या सर सूखे पत्ती में होगा? नहीं, यहाँ पे हमने हरे भाग लिखा है, यानी हरे पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन 11 का दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कहा गया है कि दो अस्थाई पादप उत्तकों के नाम लिखिए। तो चलिए दो अस्थाई पादप उत्तकों के नाम लिखते हैं। एक तो आपका है सरल अस्थाई उत्तक, सेकेंड आपका है जटिल अस्थाई उत्तक। तो आपको इस तरीके से दोनों उत्तकों का नाम लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि जो जाइलम का निर्माण होता है वो किन तत्वों से होता है। तो देखिए जाइलम का निर्माण 4 तत्वों से हुआ है, आप लोग पढ़े भी होंगे इस चैप्टर में। और वो चारों तत्व कौन कौन से हैं, उन चारों तत्वों को जानते हैं। एक तो आपका वाहिकाएं, या इसका एक और नाम है ट्रैकिड्स। ध्यान रखना है, एक इसका नाम ट्रैकिड्स है और इसको हम लोग वाहिकाएं भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वाहिनिकाएं होगा, यहाँ पे देखिए छूट गया है, आप लोग लिख लेंगे वाहिनिकाएं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जाइलम तंतु, और उसके बाद फिर होगा जाइलम मृदुतक। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि जो जाइलम का निर्माण हुआ है इन 4 तत्वों से हुआ है, जो हमने आपको यहाँ पे डिटेल से और अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अच्छा, यहाँ पे सुधार लो, यहाँ पे सुधार लेना मेरे भाई, यहाँ पे वाहिकाएं नहीं होगा, यहाँ पे वाहिनिकाएं होगा। अरे वाहिकाएं ठीक लिखा हुआ, यहाँ पे वाहिनिकाएं होगा। ठीक है, इस जगह पे ब्रैकेट्स या वाहिनिकाएं। तो चलते आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि सबसे पहले तो ये पौधों को यांत्रिक सहायता देता है, और उसके बाद ये जल को क्या करता है, तना से जड़ तना से जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। तना से क्या करता है, जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे आपको इजिली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा, ये भोजन का स्थानांतरण करता है, जल का स्थानांतरण करता है, दोनों का स्थानांतरण करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सीधे याद रखिएगा, जाइलम का मतलब ज याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल, यानी ये जल को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर पेड़ पौधों के शरीर में पहुंचाता है। और कहां से, तने से जड़ तक। अगला क्वेश्चन आता है फ्लोएम किन तत्वों से बनता है। देखिए फ्लोएम किन तत्वों से बना है, तो ये भी 4 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से चारों तत्व हैं, तो एक तो आपका चालनी नलिकाएं हैं, सेकंड आपका सहकोशिकाएं हैं, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फ्लोएम तंतु, या इसको हम बास्ट तंतु के नाम से जानते हैं, और उसके बाद आपको फ्लोएम मृदुतक। तो इन 4 तत्वों से मिलकर के जो फ्लोएम है वो आपका निर्माण हुआ है। और आपको बता दें याद के लिए कि जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों मिल करके संवहन बंडल या संवहन उत्तक का निर्माण करते हैं। तो आप इसको ध्यान में जरूर से जरूर रखिएगा। अब पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। देखिए अभी हमने आपको जल से रिलेटेड बताया था, अब यहाँ खाद्य पदार्थों से आ गया। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या बनेगा, फ्लोएम। जल को कौन ढोता है, जाइलम।
फल को कौन ढोएगा, फ्लोएम, यानी ज और फ दोनों में याद रखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है कि किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियम ऊतक का नाम बताइए, या यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे लिखा गया है ना, किन्हीं दो प्रकार के एपिथीलियम ऊतक का नाम बताएं, ऐसे क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्या हम करेंगे, एक आपका सल्की या सल्काव एपिथीलियम, ठीक है, और एक आपका कौन सा होगा, स्तंभाकार एपिथीलियम। तो दोनों एपिथीलियम ऊतक का नाम आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे दो एपिथीलियम ऊतक का नाम बताना था, तो हमने यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया और अच्छे से आपको बता दिया कि एपिथीलियम ऊतक क्या होता है। तो एक आपका सल्की है और एक आपका कौन सा है, स्तंभाकार। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है कि त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथीलियम ऊतक पाई जाती है। त्वचा कहने का मतलब जो हम लोगों का शरीर का त्वचा है, तो उस पर किस प्रकार की एपिथीलियम ऊतक पाई जाती है। तो देखिए हम लोग का जो त्वचा है उस पे आपको सल्की या सल्काव जो एपिथीलियम ऊतक है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, सल्की या सल्काव। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं जिसमें पूछा गया है कि जो पश्चमाभी एपिथीलियम की सिलिया में जो होने वाला गति है ना, सिलिया जो गति होता है ना, वो क्या कहलाता है। तो देखिए एपिथीलियम की जो सिलिया में जो गति होता है ना, उसको हम लोग सिलियरी गति के नाम से बोलते हैं। कौन से गति के नाम से बोलते हैं, सिलियरी गति। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है सिलियरी गति। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है कि संयोजी ऊतक के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो संयोजी ऊतक के एक तो आप कंकाल ऊतक का उदाहरण दे सकते हैं, एक आप तरल या संवहनीय ऊतक का भी उदाहरण दे सकते हैं, या आप ऐसे संयोजी ऊतक में कर सकते हैं, एक तो आपका रक्त हो सकता है और सेकेंड आपका लसिका हो सकता है, ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते आगे के क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया है कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पे हम संयोजी ऊतक के जो तीनों प्रकार हैं उन तीनों को यहाँ पे समझेंगे। एक तो आपका वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, कंकाल ऊतक होता है और तरल या संवहनीय ऊतक होता है। जब हम आपको लघु तरीय प्रश्न कराएंगे तो इन चीजों को और भी डिटेल से कवर कराएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो इस वजह से हम यहाँ पे जितना लिखना है उतना ही सिर्फ आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे जिसमें पूछा गया है कि एरियोलर ऊतक में पाई जाने वाली दो प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो चलिए कौन कौन सा एरियोलर ऊतक में पाई जाता है। देखिए यहाँ पे दो कहा था, हमने 4 लिखा है। कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी बच्चे को अगर हिस्टोसाइट ना लिखना है, प्लाज्मा कोशिका और फाइब्रोब्लास्ट लिखना है, किसी को प्लाज्मा नहीं लिखना है, मास्टर कोशिकाएं लिखना है, तो इस तरीके से हमने चारों का नाम लिखा है। आप इनमें से किन्हीं दो का नाम लिखेंगे, चाहे आप इन दोनों का नाम लिख लीजिए चाहे इन दोनों का नाम लिख लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे जिसमें पूछा गया है कि एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या हैं। तो देखिए एडिपोज ऊतक में जो संचित भोज्य पदार्थ रहता है उसका नाम है वसा। ठीक है, जिसको हम लोग फैट भी कहते हैं। तो ये आपका वसा किसमें रहता है, एडिपोज ऊतक में। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर लिखेंगे, वसा। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत तंतुमय ऊतक। कौन सा नाम इसको दिया गया है, श्वेत तंतुमय ऊतक। एक ऐसा ऊतक है जो अस्थि को, अस्थि मतलब यहाँ पे हड्डी की बात किया जा रहा है, हड्डी को मांस से जोड़ता है। ठीक है, हड्डी को क्या करता है, मांस से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि अस्थि को अस्थि से यानी हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा, वो ऊतक कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पीला तंतुमय ऊतक। इसमें अस्थि को मांसपेशी से जोड़ेगा श्वेतमय तंतुमय श्वेत तंतुमय ऊतक, और जब अस्थि को अस्थि से जोड़ने की बात आएगी तो यहाँ पे पीला तंतुमय ऊतक इसको जोड़ेगा। और इसका एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि
कि अगर आपको उत्तक ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ ले कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, लिंगामेंट कहलाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि दो मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम बताइए। तो कौन से हैं दो मुख्य प्रकार के? तो एक आपका अस्थि और सेकंड आपका उपास्थि है। तो ध्यान रखना है आपको, अस्थि और उपास्थि एक कंकाल उत्तक के दो प्रमुख नाम हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है। तो देखिए, उपास्थि के मैट्रिक्स में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको कोन्ड्रियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, कोन्ड्रियोब्लास्ट को। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि दो प्रकार के तरल संयोजी उत्तक के नाम लिखें। तो वो कौन कौन से तरल संयोजी उत्तक? तो एक तो आप रक्त या रुधिर कह सकते हैं, सेकेंड आप उसे लसिका कह सकते हैं। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ये दोनों तरल संयोजी उत्तक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है। देखिए, आपने रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपको 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं देखने को मिली होंगी। एक आपको लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, एक आपको देखने को मिलेगा श्वेत रुधिर कणिकाएं, और आगे आपको देखने को मिलेगा प्लेटलेट्स। ये तीनों रक्त कोशिकाएं हम लोगों के शरीर में पाई जाती हैं, यानी रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होता है। शारीरिक अंगों मतलब हम लोगों के शरीर के अंदर जो गति होता है वो किस उत्तक के कारण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा पेशी उत्तक के कारण। और पेशी उत्तक अब क्या होता है, तो आपने तो पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो आपको याद होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पेशी उत्तक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया 31 नंबर, उसमें इसमें पूछा गया है कि जंतुओं का जो मस्तिष्क है यानी जो दिमाग है वो किस प्रकार के उत्तक का बना होता है। तो जंतुओं का जो मस्तिष्क है वो आपका तंत्रिका उत्तक का बना होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाता है। तो देखिए, तंत्रिका उत्तक की जो इकाई है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। तो आप इसका राइट आंसर बना लेंगे न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है। तो देखिए, बहुकोशीय जीवों में कार्यों को दक्षता पूर्व संचालन करने के लिए उत्तकों की व्यवस्था होती है। तो आप इस प्रश्न का क्या राइट आंसर लिखेंगे, उत्तकों की व्यवस्था होती है। अब उत्तक बहुत तरह के हैं और शरीर में हर जगह एक बंडल के रूप में कार्य करते हैं, एक जगह एक ही जैसा उत्तक पाए जाते हैं। ये तो आप इस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बताओ उत्तक कैसे पाया जाता है, तो आप वहां पे तुरंत से जवाब देंगे कि एक प्रकार के उत्तक एक ही स्थान पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। देखिए, इस उत्तक का यहाँ पे सीधे डेफिनेशन बन करके आ गया है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि उत्तक किसे कहते हैं, तो आप एक डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, उत्तक। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होता है। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा, संवहन उत्तक से। और संवहन उत्तक कौन कौन से हैं, अभी हमने आपको बताया था, जाइलम और फ्लोएम। तो आप दोनों को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो इस उत्तक को हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी या अंतःविशिष्ट विभज्योतकी उत्तक। ध्यान रखेंगे, अंतर्वेशी या अंतःविशिष्ट विभज्योतकी उत्तक, यानी ये विभज्योतकी उत्तक का ही पार्ट होता है। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा, यह विभज्योतकी उत्तक का ही पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर में पूछा गया है कि अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विभज्योतकी उत्तक। अब विभज्योतकी उत्तक किसमें पाया जाता है, तो आप लोगों को पता है, पेड़
पौधों में। तो ध्यान रखना ये भी। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया कि सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो सरल अस्थायी उत्तक जो बना होता है वो समरूप, समरूप कहने का मतलब एक ही जैसा, एक ही आकार के कोशिकाओं का बना होता है सरल अस्थायी उत्तक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें पूछा गया है जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। तो देखिए जलीय जो उत्तक है, जलीय जो पौधा है उसमें वायुतक या एरेनकाइमा, ठीक है, वायुतक या एरेनकाइमा जैसे उत्तक पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बहुत मतलब घुमा घुमा कर ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में यहाँ पे रख लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये दृढ़ उत्तक में या स्केलरेन काइमा में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। इसमें पूछा गया है कि शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत हो जाती है। शुष्क स्थानों मतलब जो गर्मी के क्षेत्र है वहां पे जो पौधे होते हैं तो उनमें जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं उस पर कैसी परत चढ़ जाती है या रहती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल नामक की परत उस पर रहती है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया है कि क्या कर्क कोशिकाओं में जीव द्रव पाया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, जीव द्रव उसमें पाया जाता है जो सजीव हो। ठीक है, और ये जो कर्क कोशिका की बात की जा रही है ये मृत होती है। और ये पेड़ के जो बाहरी जिसको हम लोग छाल बोलते हैं वही छाल में एक कर्क कोशिका का निर्माण होता है या उसमें ये रहती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है कि नहीं, क्योंकि जो कर्क कोशिकाएं हैं ये मृत होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है कि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं। तो ऐसे उत्तक को कहा गया है जटिल अस्थाई उत्तक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया है कि जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करता है। तो हमने ऊपर भी बताया है कि यह संवहन उत्तक या संवहन बंडल का निर्माण करता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे संवहन उत्तक या बंडल। अगला क्वेश्चन आया है जिसमें पूछा गया है कि स्वकोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती हैं। तो जो स्वकोशिकाएं हैं वो चालनी नलिका के पार्श्व भाग, पार्श्व मतलब पीछे, यानी पीछे वाले भाग में ये अवस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा गया है किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती हैं। वो कौन सी कोशिकाएं हैं, वो कौन सी उत्तक की कोशिकाएं हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सल्की या सल्काव एपिथेलियम उत्तक। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सल्की या सल्काव एपिथेलियम उत्तक। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया है कि किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्वान होते हैं। तो रसांकुर किसमें विद्वान होते हैं तो आप सभी को पता है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ पा रहे होंगे उस टाइम स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक में। अगला क्वेश्चन 48 जिसमें पूछा गया है छोटी आंत के भीतरी अस्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर स्तंभाकार एपिथेलियम, यानी इसमें रसांकुर भी रहेगा और साथ में छोटी आंत के भीतरी जो निर्माण का कार्य है, निर्माण का जो अस्तर है वो भी स्तंभाकार एपिथेलियम के माध्यम से ही होता है। अगला क्वेश्चन घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो जो घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक हैं उसको क्यूबाइडल एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा गया है अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पछमल, पछमल या पछमावी एपिथेलियम उत्तक। ये जो ऐसा उत्तक होती है जो अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने के लिए मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर जिसमें पूछा गया है
यहाँ पे एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। देखिए एंटीबॉडी का जो निर्माण हुआ है वह श्वेत रुधिर कणिकाएं या लिम्फोसाइट के माध्यम से हुआ है। अब ये लिम्फोसाइट कहाँ से आया, तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जालवत संयोजी ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें बोला गया है कि बाह्य कर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा उपास्थि ऊतक। क्वेश्चन नंबर 54 जिसमें पूछा गया है कि हैवर्सियन नलिका कहाँ पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मैमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में। देखिए हमने जो भी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे कराया है वो हम आपके बुक से ही कराए हैं। आपके बुक में सारी चीज हूबहू लिखे हुए हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इजिली मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ जिसमें पूछा गया है कि आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 55%। क्वेश्चन नंबर 56 आता है जिसमें पूछा गया है किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा लाल रुधिर कणिकाएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें पूछा गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या बोलते हैं। यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं में खून का रंग लाल कैसे होता है या किसके कारण होता है, तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण या हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन 58 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ 1 से लेकर के 58 क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में आपको कराया। तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिनेप्स बनाती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 1 से लेकर 58 तक आप लोगों को कुछ डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।